भारत ने गंवाया एक सुनहरा मौका। आतंक का वो सबसे खौफनाक अध्याय जो हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, मगर एक मजबूर फैसले ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। हमें उसे जिंदा छोड़ना पड़ा, और वही एक भूल पिछले 2 दशकों से एक खूनी साए की तरह हिंदुस्तान का पीछा कर रही है। और दहशत का वो पुराना चेहरा अब एक नए और जहरीले अवतार में लौट आया है। इंडिया इज ऑन हाई अलर्ट। साल 2026 की शुरुआत में ही इंडियन इंटेलिजेंस के हाथ एक ऐसी ऑडियो क्लिप लगी जिसने सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर में मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और उसके साए में पलने वाला जैश-ए-मोहम्मद अब भारत के खिलाफ पहले से भी तेज, ज्यादा बेरहम और खौफनाक फिदाइन हमलों का खुला ऐलान कर चुका है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह। ऑडियो क्लिप में गूंजती मसूद अजहर की वो नफरती आवाज किसी आने वाले बड़े तूफान की आहट है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब इस शख्स ने जहर उगला है, हिंदुस्तान को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और उसकी इसी रेडिकल ब्रेन वॉशिंग का सबसे काला और खतरनाक मंजर था पुलवामा। 14 फरवरी 2019। एक तरफ जहां पूरा देश वैलेंटाइन डे के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं कश्मीर की वादियों में एक ऐसी साजिश लिखी जा चुकी थी जो कुछ ही देर में पूरे देश को अंदर तक दहला देने वाली थी। दोपहर के करीब 3:15 जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ का एक लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। करीब 80 गाड़ियां और उनमें सवार 2500 से ज्यादा भारतीय जवान। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, मगर ठीक इसी पर मौत ने करवट ली। अचानक एक कार तेजी से अपनी लेन बदल कन्वॉय के बीचों बीच घुस गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसमें बैठे आतंकवादी ने डिटोनेटर दबा दिया। पलक झपकते ही मंजर बदल गया। 350 किलो RDX से लदी वो गाड़ी जब कयामत बनकर फटी तो धमाका इतना खौफनाक था कि अगले ही पल वो हाईवे शमशान में तब्दील हो गया। पूरा आसमान काले धुएं की चादर से ढक गया, और उस आग, मलबे और चीखों के बीच भारत ने अपने 40 वीर जवानों को हमेशा के लिए खो दिया। इस तबाही की गूंज ने पूरे देश के रगों में आक्रोश भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में यह लगातार तीसरा बड़ा आतंकी हमला था, और पिछले 3 दशकों में कश्मीर का सबसे घातक। लेकिन यह जानकर आपका खून खौल उठेगा कि इस अटैक के पीछे किसी दूसरे का नहीं बल्कि भारत का खुद का हाथ था। पुलवामा अचानक नहीं हुआ, उसकी नींव 20 साल पहले रखी जा चुकी थी। IC-814 कंधार हाईजैक, भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई का वो शर्मनाक चैप्टर जहां इंडियन एजेंसीज की एक के बाद एक भयंकर गलतियों की कीमत सिर्फ हमने नहीं बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने चुकाई। इस हाईजैक में सिर्फ 3 आतंकी नहीं रिहा हुए, बल्कि एक ऐसी फिदाइन विचारधारा आजाद हुई जिसने दुनिया को सुइसाइड बॉम्बिंग्स का वो खौफनाक चेहरा दिखाया जो इससे पहले ना किसी ने देखा था, ना सुना था। कभी USA का सबसे भयानक 9/11 तो कभी भारत में पार्लियामेंट से लेकर उरी, पठानकोट और पुलवामा। दुनिया के अलग अलग कोनों में दहशत का वो मंजर शुरू हुआ जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। और इन तमाम हमलों के पीछे था सिर्फ एक ही शख्स जो कभी खुद सामने नहीं आया, लेकिन उसके साए के बिना कोई भी हमले को अंजाम नहीं दिया गया। टाइमलेस थ्रेड्स की इस स्पेशल वीडियो में आज हम उन रहस्यमयी कड़ियों को जोड़ेंगे जहां से इस तबाही के सिलसिले ने जन्म लिया, और उन साजिशों का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन को तैयार किया। मौलाना मसूद अजहर, इंडियाज मोस्ट वांटेड। मसूद अजहर के इस खूनी सफर को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को 33 साल पीछे घुमाना होगा। 1993, वो साल जब हिंदुस्तान की मिट्टी में मजहब के नाम पर जहर घोला जा रहा था। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद पूरे देश में कम्युनल टेंशन अपने चरम पर था, और कश्मीर की वादियों में आक्रोश की चिंगारी सुलग रही थी। सरहद पार बैठा पाकिस्तान इसी मौके की तलाश में था। ISI को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को भड़का सके और उन्हें अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दे। हैरानी की बात यह है कि मसूद अजहर कोई ट्रेंड फौजी नहीं था, यहाँ तक कि जब उसे ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भेजा गया तो अपने भारी भरकम शरीर की वजह से वह वहां 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाया। लेकिन जो काम उसकी बंदूक नहीं कर सकी, वह उसके दिमाग और जुबान ने कर दिखाया। वो एक गजब का ओरेटर था। उसके भाषणों में वो जादुई खिंचाव था जो किसी को भी बड़ी आसानी से ब्रेन वॉश कर सकता था। इसी हुनर को पहचान कर उसे सदा-ए-मुजाहिद्दीन मैगजीन का एडिटर बनाया गया, और ये मैगजीन सिर्फ छपी नहीं, इसे नफरत फैलाने के लिए मस्जिदों और गलियों में मुफ्त बांटा गया ताकि मासूम बच्चों को जिहाद के नाम पर गुमराह किया जा सके।
इसकी सफलता में मसूद अजहर ने अहम भूमिका निभाई और यहीं से उसका कद पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकल गया। अब उसकी पहुंच सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी, वो ब्रिटेन, यूएई और मिडिल ईस्ट तक गया, जहां अपने भड़काऊ भाषणों के दम पर आतंक के लिए करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया गया। उसका अगला मिशन था इंडिया। 1994 में अजहर भारत की सीमा में दाखिल हुआ। उसका मकसद साफ था, कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद में नई जान फूंकना। अनंतनाग में उसकी मुलाकात खूंखार आतंकी सज्जाद अफगानी से हुई। ये दोनों कश्मीर घाटी को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर ही रहे थे कि किस्मत ने करवट ली। एक दिन नमाज पढ़कर लौटते वक्त रूटीन पुलिस नाकाबंदी के दौरान संदेह होने पर इन दोनों को दबोच लिया गया। मसूद ने पोर्चुगीज पासपोर्ट दिखाया, लेकिन उसकी जुबान और पहचान पत्र मेल नहीं खा रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे फर्जी पासपोर्ट और अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और अगले 6 साल तक वो भारत की जेल में रहा। लेकिन अफसोस, लंबे अरसे तक भारतीय एजेंसीज को इस बात की भनक तक नहीं थी उनके हाथ कितना बड़ा जैकपॉट लग चुका था। हमारे पास टाइम बम की वो चाबी थी जिसे वापस पाने के लिए दुश्मन किसी भी हद तक जाने वाला था। सरहद पार पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका था, क्योंकि भारत की जेल में बंद वो आदमी सिर्फ एक कैदी नहीं, ISI का वो कीमती मोहरा था जिसके बिना कश्मीर में उनकी जिहादी फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी। डर ये नहीं था कि वो पकड़ा गया है, डर ये था कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो पाकिस्तान के टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप्स का काला सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। उसे छुड़ाने के लिए ISI ने एरी चोटी का जोर लगा दिया और इसी छटपटाहट ने जन्म दिया, एक के बाद एक ऐसी खौफनाक साजिशों को जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। पहली कोशिश हुई 1994 में। मसूद की गिरफ्तारी के कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में एक ऐसी वारदात हुई जिसने रातों रात इंटरनेशनल हेडलाइंस बना दी। दिन दहाड़े पहाड़गंज की सड़कों से फॉरेन टूरिस्ट्स को अगवा कर लिया गया। डिमांड एकदम साफ थी, मसूद अजहर की रिहाई। लेकिन पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने घुटने टेकने के बजाय एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमने न सिर्फ सभी टूरिस्ट्स को सही सलामत छुड़ाया, बल्कि इस साजिश के मास्टरमाइंड को भी जिंदा दबोच लिया। यह कोई मामूली आतंकवादी नहीं था, यह था मसूद का सबसे खूंखार शागिर्द ओमर सईद शेख। जरा सोचिए, ये वही ओमर शेख था जो कुछ सालों बाद 9/11 हमलों की फंडिंग करने वाला था। ये वही शख्स था जो अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का बेरहमी से हत्या कर पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। उस वक्त शायद ही किसी को अंदाजा था कि भारत ने एक साथ दुनिया के 2 सबसे खतरनाक शिकारियों को एक ही पिंजरे में बंद कर रखा है। एक तरफ मसूद अजहर की जहर उगलती विचारधारा और दूसरी तरफ उस नफरत को अंजाम देने वाला उसका सबसे खूंखार हथियार, ओमर शेख। लेकिन सरहद पार बैठी ISI हार मानने को तैयार नहीं थी। 1999 में दूसरी कोशिश की गई। जेल के अंदर एक ऐसी योजना बनी जो किसी प्रिजन ब्रेक मूवी से कम नहीं थी। अंधेरे के साये में चुपचाप 200 फीट लंबी एक सुरंग खोदी गई। बिना किसी शोर के, बिना किसी शक के फरार होने का रास्ता तैयार था। मगर घटी एक ऐसी घटना जिसने सबको चौंका दिया। मसूद अजहर अपनी भारी भरकम शरीर और मोटापे की वजह से उस पतली सुरंग में बुरी तरह फंस गया। वो न आगे रेंग पा रहा था, न पीछे लौट पा रहा था। उसका अपना मोटापा उसके और आज़ादी के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया और ISI के सबसे बड़े जेल ब्रेक प्लान की धज्जियां उड़ गईं। इधर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का भी माथा ठनका। अब तक जिसे एक छोटा मोटा आतंकी समझकर नजरअंदाज किया जा रहा था, उसके लिए पाकिस्तान की इस छटपटाहट ने खतरे की घंटी बजा दी थी। जब पूछताछ शुरू हुई तो इस कायर की असलियत सामने आ गई। जिस आदमी ने हजारों युवाओं को मौत के मुंह में भेजा था, वो भारतीय सेना का एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो तोते की तरह सच उगलने लगा। उसने बताया कैसे वह मजहब की आड़ में मासूमों की सोच में नफरत का जहर घोलता था और कैसे हरकत उल मुजाहिदीन के जरिए वो पूरी दुनिया से फंडिंग बटोरता था। उसने अफगानिस्तान के उन ट्रेनिंग कैंपों का राज भी खोला जहां दुनिया भर से लड़ाके आते थे। और इतना ही नहीं, उसने सज्जाद अफगानी के खौफनाक वजूद से भी पर्दा उठाया। एक ऐसा नाम जिसे भारतीय एजेंसियां अब तक ठीक से पहचान भी नहीं पाई थीं। जबकि 90 के दशक में कश्मीर की लगभग हर आतंकी वारदात का चीफ आर्किटेक्ट वही था। सज्जाद को खास तौर पर कश्मीर में दहशत का एक पूरा नेटवर्क बिछाने के लिए भेजा गया था और उसने वहां आतंक की जड़ें बिना किसी के भनक लगे गहराई तक फैला रखी थी। भारत के सामने आतंक का पूरा ब्लूप्रिंट खुल चुका था, बस आखिरी परत हटनी बाकी थी। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि भारत मसूद की जानकारियों के जरिए इस नेटवर्क की जड़ें पूरी तरह उखाड़ पाता, दिसंबर 1999 ने बाजी पलट दी। कंधार हाईजैक। 176 बेगुनाह जानों के बदले भारत को झुकना पड़ा और मजबूरन अपने सबसे बड़े दुश्मन मसूद अजहर, ओमर शेख और मुश्ताक जरगर को रिहा करना पड़ा। ये तीनों जेल से छूटते ही सीधे पहुंचे आतंक के हेडक्वार्टर पाकिस्तान, जहां इनका स्वागत किया इतिहास के सबसे बड़े टेररिस्ट खुद ओसामा बिन लादेन ने। उसी वक्त
पाकिस्तान एक और मोर्चे पर पिट चुका था। वो भारत के खिलाफ कारगिल वॉर में करारी शिकस्त और दुनिया भर में हुई जिल्लत से तिलमिला रहा था। आमने सामने की जंग में बार बार बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया था वो सिर्फ पीठ पीछे ही वार कर सकते हैं। मसूद अजहर ने इसी नफरत की आग को हवा दी। उसने कसम खाई कि जो काम पाकिस्तानी फौज सरहद पर नहीं कर पाई वो अब उसके फिदायीन हिंदुस्तान के दिल में घुसकर करेंगे। और फिर सिर्फ 1 महीने के भीतर ही इस शैतानी तिकड़ी ने जन्म दिया जैश-ए-मोहम्मद को। मसूद बना इसका चेहरा, उमर कमांडर इन चीफ और मुश्ताक को नए रिक्रूट्स लाने का जिम्मा मिला। इसके बाद से पूरी दुनिया में आतंक का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया जिसने हमेशा के लिए टेररिज्म की परिभाषा ही बदल दी। महज 17 साल के अफाक अहमद को जैश ने इस कदर ब्रेन वॉश किया कि उसने खुद को बम उड़ा लिया। कश्मीर में हुए इस पहले हमले ने न केवल जैश-ए-मोहम्मद के खूनी सफर का आगाज किया बल्कि फिदायीन हमलों के उस काले दौर को भी जन्म दिया जिससे पूरी दुनिया दहल गई। रिहाई के अभी 12 महीने भी नहीं बीते थे कि मसूद ने सीधा वार किया लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ पर, द पार्लियामेंट अटैक। 13 दिसंबर 2001 संसद में बहस जारी थी कि तभी अचानक गूंज उठी AK-47 की तड़तड़ाहट। सुसाइड मिशन पर आए 5 आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए लोकतंत्र की दहलीज लांघ चुके थे। 45 मिनट के उस खूनी तांडव में भारत ने अपने 9 जाबाज खो दिए। जैश-ए-मोहम्मद का नाम तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। सालों तक वो पाकिस्तान की गोद में बैठकर खेलता रहा और कुछ ही वक्त में वो भारत की मोस्ट वांटेड टेरर लिस्ट के टॉप पर पहुंच चुका था। और उनकी ग्लोबल फंडिंग रोकने के लिए भारत ने यूनाइटेड नेशंस के मंच से जैश-ए-मोहम्मद को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की मांग भी रखी, जिसके चलते कुछ सालों तक सीमा पर सन्नाटा रहा। लगा शायद खतरा टल गया है, मगर असलियत ये थी, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। 1 जनवरी 2016 नए साल की सुबह जब पूरा देश जश्न मना रहा था, पठानकोट एयरबेस गोलियों की गूंज से दहल उठा। सेना की वर्दी में आए जैश के फिदायीन हमारे फाइटर जेट्स को राख करने के इरादे से चालाकी से एयरबेस के भीतर घुस चुके थे। हमने अपने जहाज तो बचा लिए, मगर 7 जाबाजों की शहादत ने देश को झकझोर दिया। मगर ये नया भारत था, अब सिर्फ कागजों पर निंदा नहीं होनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को खुली छूट दी और सर्जिकल स्ट्राइक कर इतिहास रच दिया। दुश्मन की सीमा में घुसकर उनके लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिला दिया गया। पहली बार भारत ने डंके की चोट पर दुनिया को बताया, हम अब सिर्फ सहेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। फिर आया 2019 पुलवामा। जैश ने अपने सबसे काले मंसूबे को अंजाम दिया। पूरा भारत स्तब्ध था, मगर इस बार जवाब और भी भयानक था, ऑपरेशन बंदर। 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने सीमा लांघी और बालाकोट में मसूद के टेरर कैंप्स को मलबे में तब्दील कर दिया। 350 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। उसी वक्त एक और खबर आई जिसने पूरे देश को सुकून दिया। खबर थी कि मसूद अजहर मारा गया है। लगा जैसे वीर जवानों और मासूमों की मौत का इंतकाम पूरा हुआ। लेकिन हाल ही में सामने आई एक ऑडियो क्लिप ने इन तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया। मसूद अब भी जिंदा है और पहले से ज्यादा खतरनाक। वो फिर भारत पर नजर गड़ाए बैठा है। मगर मसूद और उसके आका ये न भूलें कि ये 1999 का मजबूर भारत नहीं, 2026 का मजबूत भारत है। साजिश चाहे सरहद पार हो या समंदर पार, अब न भारत झुकेगा न भारत रुकेगा।